हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे आप फिजिक्स को सीख सकते हैं, फिजिक्स अच्छे से मास्टर कर सकते हैं। एंड अगर आप ऐसे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव हैं, जैसे जेई मेंस है, जेई एडवांस है, या नीट है, या अदर कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस है या मेडिकल एंट्रेंस है, तो अब तो मेडिकल एंट्रेंस कहीं भी नीट के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो आपको फिजिक्स किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते इस वीडियो को। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि काफी प्रैक्टिकल तरीका हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि फिजिक्स को आप किस तरीके से बेस्ट वे आप किस तरह से मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जो मिसकॉन्सेप्शन है हर किसी के माइंड में कि फिजिक्स इज अ न्यूमेरिकल सॉल्विंग सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिजिक्स जो है न्यूमेरिकल सॉल्विंग सब्जेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि आपने न्यूमेरिकल्स कर लिए, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल कर लिए, तो दैट्स ओके, फिजिक्स यही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि तरीका क्या है फिजिक्स को पढ़ने का। जैसे मान लो अगर अभी के टाइम की हम बात करें, तो अगर आप कहीं भी हैं, अभी तो ऑफलाइन कोचिंग सही सभी जगह बंद है। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि आप जो है किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, या अगर आपने किसी किसी चीज का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, आपने बाइजूस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, या कोटा के जो इंस्टीट्यूट्स हैं या अदर जो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वहां का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, एंड ऑनलाइन आप घर में पढ़ रहे हैं, तो आपका सबसे पहला जो है वो टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहला जो प्रोसेस है, जो सबसे पहला एक्टिविटी है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप किसी भी चीज का लेक्चर देखोगे, है ना। तो जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम फिजिक्स का कोई एक चैप्टर ले लेते हैं, जैसे अभी लेट्स से मैं काइनेमेटिक्स ले लूं, या चलो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, जो सबसे पहला काम होना चाहिए कि जो भी आप इंस्टीट्यूट्स में इनरोल्ड हैं, ठीक है, या अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में हैं या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में हैं, तो आपको सबसे पहले उसका लेक्चर देखना है। ठीक है, तो ये चीज तो सब बेसिक सब जानते हैं कि आपको सबसे पहले उसका लेक्चर देखना है। जो फर्स्ट लेक्चर है आपने लेक्चर देखा, ठीक है, अब क्या करेंगे आप, तो इस फर्स्ट स्टेप में ही जब आपने लेक्चर देखा, तो उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए हैं आपको लेक्चर्स में, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। एंड अगर लेक्चर में कोई डीपीपी दी गई है, ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो डीपीपी भी आप लगाएंगे। तो लेक्चर को पूरा कंप्लीट करना, लेक्चर की पूरी अंडरस्टैंडिंग होना ये जरूरी है, सबसे पहला स्टेप यही है। ठीक है, तो अभी के टाइम में तो सभी ऑनलाइन ही पढ़ रहे होंगे आई गेस, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इरिस्पेक्टिव के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हैं या थ्योरेटिकल है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, जो भी जिस भी तरह का क्वेश्चन है। अगर लेक्चर बहुत आसान है, क्योंकि हर चैप्टर का शुरुआती लेक्चर आसान ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, बाद में डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं, तो ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन है तो आप स्किप कर देंगे, नहीं, उसको भी आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है, क्योंकि आप शुरुआत में कोई चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो वो आसान ही रहता है शुरू के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि लेक्चर को आपने देखा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, डीपीपी किया। अब देखो ध्यान से, दूसरा स्टेप यही है कि पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी लेक्चर 1 देखा तो कोई बुक ले लिया, सी वर्मा ले लिया, उसको बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जो लेक्चर में क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना है, थ्योरीज को रिवाइज करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं डीपीपी के बाद लिख देता हूँ, उसकी थ्योरी को लिखना भी है हाथ से। ठीक है, आपने पेन पेपर पर ले लिया एंड उसको खुद से लिखो भी। ठीक है, उन थ्योरीज को लिखो, उसको एज इट इज याद कर लो, समझो, एंड एज इट इज उसको माइंड में बैठा लो। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है कि सबसे पहले आपने लेक्चर देखा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, अगर डीपीपी है तो डीपीपी भी प्रैक्टिस कर ली, एंड थ्योरी को फिर से लिखा, एंड उस लेक्चर को आपने मतलब अपने माइंड में पूरा सेट कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप, कंप्लीट ऑल द लेक्चर्स, जितने लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कंप्लीट लेक्चर्स, पूरा आपको लेक्चर देखना है, ऑल लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स आपको कंप्लीट कर लेना है। तो सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करना है, ये चीज ध्यान में रखनी है। आपको कोई भी बुक अब उठा के नहीं बनाना है, फर्स्ट लेक्चर देखा तो बुक बनाने लगे, ऐसा नहीं है। आपको पूरा लेक्चर देखना है, यानी कि टोटल आपको जितना चैप्टर, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर आप पढ़ रहे हैं, तो फुल चैप्टर आपको पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, फुल चैप्टर क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, ये फुल चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। तो आप लेक्चर्स देख रहे हैं, लेक्चर्स लगातार देखे जा रहे हैं, क्वेश्चंस बस इसके क्लास के लगाते रहने, सारे लेक्चर्स जितने भी लेक्चर्स हैं उसके सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो भी सर प्रैक्टिस करा रहे हैं आपके, जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, उसके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है, सारे लेक्चर्स को देख लेना है। ये 2 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है,
जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी आपको पूरा चैप्टर का नॉलेज हो गया है, मतलब अच्छा ये टॉपिक्स हैं, ये चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, ये इस तरह की अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर आ गई है, देन उसके बाद आपको क्या करना है। मान लो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपने उठाया और एक दिन में आपने 2 लेक्चर देखे, तो 3 दिन में मान लो आपने जो बेसिक क्वेश्चन थ्योरी में थे, मतलब वीडियोस में जो भी आपने देखे एंड जो भी चीजें की आपने, 3 दिन में मान लो आपने चैप्टर को समाप्त कर लिया 3 दिन। तो 3 दिन में आपने मान लो 4-4 घंटे करके आप पढ़ाई किए, आपने 2 घंटे लेक्चर को देखा है एंड 2 घंटे रिवाइज भी किया है उसको, ठीक है। इस तरह से आपने पढ़ाई की है, तो 3 दिन में मान लो आपने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना चाहिए, तो वो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग देनी है, ठीक है। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड अगर आपके पास हाइलाइटर है अगर, ठीक है, तो एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर लो। इसके बजाय कुछ लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं उनको कॉपी में नोट करने लगते हैं। तो कॉपी में नोट करने से ज्यादा प्रेफरेबल मैं ये कहूंगा कि आप बुक में ही हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा टाइम सेव करेगा एंड बार बार अगर आप जब बुक पढ़ेंगे तो आप हाईलाइटेड चीज को ही वापस से पढ़ लेंगे, तो वो जो पूरा बुक का नॉलेज है वो आपको एक बार में ही समराइज हो जाएगा, ठीक है। आप पेन पेपर में भी लिख सकते हैं, अभी टाइम है, अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट ही की है, बट मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि लास्ट में क्या हो जाता है ना, अब जब 12th के एंड में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, तो 11th की चीजें जब आप रिवाइज कर रहे होते हो, तो उतना ज्यादा बल्कि नोट्स है ना, उतना ज्यादा लगेज आप सह नहीं पाते, यार इतना चीजें लिखी हुई है कैसे रिवाइज करें। बुक्स में क्या है कि आप प्रॉपर पढ़ते जा रहे हैं, उसमें लिखा नहीं, आपने टाइम भी बहुत ज्यादा सेव किया, क्योंकि एनसीईआरटी को भी प्रॉपर पढ़ करके नोट्स बनाने में 2-3 घंटे लग ही जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पूरा चैप्टर का नॉलेज है, फिर भी आपको चैप्टर पढ़ के नोट्स बनाने में 2-2.5 घंटे 3 घंटे लग ही जाएंगे। तो वो 3 घंटे आपका लिखने, जो 2-2.5 घंटे आप लिखेंगे वो आपका बच जाएगा, ठीक है। एंड आप हाईलाइट कर लो बस उसको, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जब आपका पूरा चैप्टर का नॉलेज हो गया तो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। अब एनसीईआरटी की रीडिंग करने से क्या फायदा मिलेगा, आप देखेंगे कि जो भी आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, एनसीईआरटी आपको हमेशा 2-4 पॉइंट्स ऐसे बता देगा जो आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा। 2-4 पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे कोई बता देगा जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, आपके टीचर्स भी नहीं बताएंगे। ये एनसीईआरटी की खास बात है, ठीक है। एनसीईआरटी जो है वो पूरा आपको कुछ ना कुछ हर बार ऐसा आपको पॉइंट दे देगा, ऐसा कुछ टेक्निक दे देगा जो आपको कोई भी नहीं बताने जा रहा, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत नई नई चीजों का पता चलता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी रीडिंग देने का क्या मतलब है कि सिर्फ रीडिंग दे दिया एंड हाईलाइट कर लिया, नहीं, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी बनाए आपने। एनसीईआरटी को रीडिंग देने का मतलब है कि उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करे हैं आपने, उसमें जो कुछ फैक्ट्स दिए होते हैं वो भी पढ़े हैं आपने, मतलब A to Z कंप्लीट एनसीईआरटी की रीडिंग दी है आपने, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, ये 3 चीज आप जब कर लेंगे, ठीक है, एंड आपने अब चीजों को रिवाइज कर लिया है, चीजों को एज इट इज समझ लिया है, तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप है देखो, उसमें आपको क्या करना है। अगर आप मान लो एससीवी बना रहे हो, ठीक है, तो एससी वर्मा अगर आपने बुक ले रखी है, तो आप उसमें जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं एससी वर्मा के, ठीक है, जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उसको बनाओ अब, ठीक है। तो आपने क्या किया, एनसीईआरटी की रीडिंग दी, 2-4 पॉइंट्स जो भी आपको पता चले एनसीईआरटी की रीडिंग देने से, बहुत बेहतरीन पॉइंट्स आपको जो भी है वो मिलते हैं। उसके बाद आप एससी वर्मा के सॉल्व्ड एग्जांपल्स बनाएंगे, तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि जो भी चीजें आपने एनसीईआरटी से सीखी हैं वो कई बार तो डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाती है एससी वर्मा पे, है ना। एससी वर्मा के सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो हैं वो काफी बेहतरीन होते हैं, और काफी कई बार अगर 10 एग्जांपल सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं तो 6-7 क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, 1-2 क्वेश्चन मिडिल वाले क्वेश्चन होते हैं, और 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो काफी टफ माने जाते हैं, ठीक है। तो वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स में आपको 2 क्वेश्चंस आपको टफ मिलेंगे ही, ठीक है। तो वो चीजें आप देखेंगे कि कई बार एनसीईआरटी से आपको मिलती जुलती दिखेंगी, तो इसीलिए मैंने कहा एनसीईआरटी पहले पढ़ लेंगे, बाद में एससीवी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है, उसके बाद एससी वर्मा के सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपने बनाए। नाउ अब आप फ्री हैं कि आप कोई भी बुक अगर लगाना चाहते हैं पूरा शुरू से लेकर एंड तक, तो आप लगा सकते हैं। ये 4 स्टेप हर चैप्टर के लिए कंपलसरी होने चाहिए आपके। सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट करो यार, ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करो, लेक्चर देखो उनके, ठीक है, कंप्लीट पूरा लेक्चर कर लो, उसके जो लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस दिए गए उनको प्रैक्टिस करो, उससे आपका कंसेप्ट और थ्योरी डेवलप होगा, ठीक है। एंड जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वो पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा एक बार में, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बता करके चले जाएगा, ठीक है, कुछ नई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्टिक्स भी आपको बता करके चला जाएगा। देन उसके बाद आप एससीवी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स लगाओ, एंड उसके बाद जो एससी वर्मा में है ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 1 जो है ये सिंगल करेक्ट आंसर टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव 2 जो है ये मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप होता है, तो वो आप बनाओ, एंड उसके बाद एक्सरसाइज बनाओ एससी वर्मा के,
ठीक है। सेम अगर आप एससी वर्मा की जगह डीसी पांडे यूज कर रहे हैं, तो अगर आप डीसी पांडे यूज कर रहे हैं तो डीसी पांडे में क्या करना है आपको, जब आपने एनसीईआरटी पूरा पढ़ लिया, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लिया, उसके बाद ये 3 स्टेप तो कंपलसरी होने जा रहे हैं हर चीज के लिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, डीसी पांडे के लेवल 1 के क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है, लेवल 1 के क्वेश्चंस लगा लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। एंड लेवल 1 के क्वेश्चंस लगाने के बाद आप लेवल 2 के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, जो थोड़े से टफ होते हैं वो आप लगा सकते हैं, ठीक है, थोड़े से टफ, बहुत ज्यादा भी टफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट गाइडेंस है कि फिजिक्स में आपको यही प्रोसेस फॉलो करेंगे आप, तो आप कोई भी चैप्टर को पूरे अच्छे से मास्टर कर लेंगे। एंड जो एनसीईआरटी रीडिंग देने से आपका जो थ्योरी डेवलप होगा वो बहुत स्ट्रांग डेवलप होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये फायदा है आपको, एंड यही प्रोटोकॉल होना चाहिए, यही तरीका होना चाहिए जो आप फॉलो करें। तो ये बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है, ठीक है। तो ये आपको काफी ज्यादा फायदा करेगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, कुछ बच्चे एससीवी डीसी पांडे के अलावा सिंगेज बुक भी प्रीफर कर रहे होंगे, जैसा मैंने आपको बुक लिस्ट वाले चैप्टर में बताया था। तो अगर आप सिंगेज पब्लिकेशंस की बुक बना रहे हैं तो एक चीज ध्यान देना है आपको, देखो एक चीज ध्यान देना है कि फिजिक्स में जो फॉर्मूले हैं वो काफी कम होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फॉर्मूले आपको रटने हैं। जो बड़ी बड़ी बुक्स हैं, जैसे सिंगेज की बुक में एक जो मुझे डिमेरिट्स आप कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, बट ये डिमेरिट्स मैं नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि ये बुक अपने आप में बहुत बड़ी बुक है। बट मुझे ये चीज पसंद नहीं कि अगर मान लो कोई, जैसे मान लो क्या होता है कि 2 ब्लॉक्स अगर लटके हुए हैं इस तरह से, ठीक है, ये पुली है आपका एंड यहाँ पर एक ऐसा 2 ब्लॉक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे वहां पर, ठीक है। तो अब उसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला बना दिया, 3 ब्लॉक्स हैं तो उसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला बना दिया, कांस्टेंट रिलेशन भी 5 तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, उसके 5-5 फॉर्मूले बता रहे हैं। तो वो चीज आपको नहीं करनी है, आपको हर कॉन्सेप्ट के अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं करने, ठीक है। तो फॉर्मूला को जो है ना बहुत मिनिमाइज करके आपको रखना है, ठीक है, फॉर्मूला ज्यादा याद नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको जो बेसिक प्रिंसिपल बताए गए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, आपको जो बेसिक प्रिंसिपल आपके टीचर्स बता रहे हैं वो ही फॉलो करने, ज्यादा अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग फॉर्मूले लिख दिए जाते हैं। सिंगेज बुक में क्या है कि हर तरह की फॉर्म के लिए अलग अलग, मतलब जो भी एक सेक्शन है, अगर आप मान लो एक्स कोई हेडिंग पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो भी सब सेक्शन है, ठीक है, जैसे x1 x2 x3, तो अब इन तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले, तो उतना ज्यादा फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, जबकि ये नॉर्मल जो बेसिक प्रिंसिपल है उसी से डिराइव हुए पड़े रहते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले को ज्यादा याद नहीं रखना है, ये चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर क्या हुआ कि आप ज्यादा फॉर्मूले याद रखेंगे तो ये जो आपका जो थिंकिंग है ना उसको ब्लॉक कर देगा, है ना, आपको सोचने का मौका नहीं देगा। फॉर्मूले याद रख लेंगे, एंड ये तो गारंटी है कि अगर आप जब 12th में जाओगे उतनी सारी चीजें पढ़ करके, तो आपको उतने फॉर्मूले याद नहीं रहने वाले, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। सोचो फिजिक्स में इतना है, केमिस्ट्री में कितना ज्यादा है, फिर मैथमेटिक्स है, तो वो आपको बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, एंड आपके लिए आसान नहीं रहेगा कि आप उतने फॉर्मूले रिवाइज कर पाए, याद रख पाए, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो स्टिक टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जो फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स है उस पर रहो, ठीक है, और वो सारी चीजें करो तुम। और देखो फिजिक्स में क्या होता है, जो डेरिवेशन वाला पार्ट होता है, कई बार डेरिवेशन होता है किन्हीं किन्हीं चीजों का, जैसे अगर आप रोटेशन पढ़ेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन होता है, ठीक है, अलग अलग रिजिड बॉडीज के लिए। जो सेंटर ऑफ मास वाला पोर्शन है तो वहां पर भी अलग अलग बॉडीज के लिए, ठीक है, वो होता है डेरिवेशन, छोटा छोटा इंटीग्रेट वगैरह करना रहता है, जो भी करना रहता है। तो वहां पर आपको क्या करना है, वो चीजों का डेरिवेशंस को ही इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना है ताकि वो आपको एग्जाम में ही आप विद इन 1 मिनट और 2 मिनट आप डिराइव कर लो, उसको याद रखने की जरूरत नहीं हो, ठीक है। तो डेरिवेशंस को ही इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि वो आपको याद हो जाए। अगर आपको कुछ लिखते लिखते याद हो जा रहा है दैट इज गुड, ठीक है, लेकिन आप कुछ याद करके एंड देन न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो दैट इज बैड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ज्यादा फॉर्मूले रिवाइज नहीं करने, ज्यादा फॉर्मूले आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के नहीं लगाने हैं, बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, वो चीजें आप ध्यान रखिए। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बता सकता था, ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बता सकता था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत अलग अलग तरह के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्टाइल के लिए न जाने कितने सारे फॉर्मूले लगा दिए, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो 2 4 5 ही गिन के होते हैं, एंड उसी पे बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो बन जाते हैं। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे सकता क्योंकि अभी आपने फिजिक्स उतना दूर तक पढ़ा नहीं है, तो आपको समझ नहीं आएगा। बट जैसे जैसे चैप्टर्स आगे आप पढ़ते जाओगे तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप
पूरा जो फिजिक्स है उसको कम फॉर्मूले में ही ज्यादा समझ करके एंड ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है एंड यही जो प्रोटोकॉल है आप फॉलो करेंगे तो आपको फिजिक्स में ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो फिजिक्स में थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्विंग सब्जेक्ट नहीं है ये मैं आपको बताना चाह रहा था एंड ये तरीका आप फॉलो करो। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको जो भी SC वर्मा है, ठीक है, जो भी प्रेस्टिजियस बुक्स है या DC पांडे है या अगर सिंगेज पब्लिकेशंस की बुक है, ठीक है, सिंगेज पब्लिकेशंस की जो बुक है उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करा जाएंगे, टफ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चंस है, जो बेहतरीन क्वेश्चंस है, जिसमें आप फंस जाओगे, जिसमें आप ब्लैंक हो जाओगे, यार अब इसके बाद क्या करना है समझ नहीं आ रहा, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। आप कमेंट करके मुझे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये कराने के अलावा हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई एंड नीट के। ठीक है, तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाजा भी लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।